हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। इस चैनल का नाम इससे पहले देव ट्रस्ट क्लासेस था, जो नाम बदलकर हो गया है देव राइट वे एजुकेशन। दैट मीन्स आपका जो एजुकेशन है वो एकदम राइट वे में है, आप सही जगह पर आए हैं। तो नाउ आई एम अंगद यादव, योर बायोलॉजी टीचर। आई एम टुडे अ बिगेस्ट अनाउंसमेंट। मैं आज एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। आज से आपके क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा। मतलब आपका क्लास 12th आज से स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपका पहला चैप्टर, फिर उसके बाद जैसे पहला यूनिट है हमारा, फिर दूसरा यूनिट। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे क्लास 12th के टोटल सिलेबस को एक एक हेडिंग, एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको दोनों वे में पढ़ाया जाएगा। यानी कि आप एक साथ, मतलब आप अपने बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपनी कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग हैप्पी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का अनाउंसमेंट। आज जो है हम लोग एक राइट वे में, एक सही वे में अपने एजुकेशन को पाएंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को। और स्टूडेंट आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि आप एक चैप्टर हमारे साथ पढ़िए, आपको मजबूर होना पड़ेगा हमारे साथ पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। बिकॉज हमसे बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो बायोलॉजी है वो एक रटने वाला सब्जेक्ट है। दैट इज अ रॉन्ग। मेरे हिसाब से बायोलॉजी इज अ साइंस। बायोलॉजी एक विज्ञान, एक साइंस है, और ये कभी रटने वाला नहीं हो सकता, और साइंस कभी रटने वाला नहीं हो सकता। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी को पढ़ने का एक राइट वे क्या है, क्योंकि आप ऐसे चैनल पर ही हैं जिसका नाम ही है देव राइट वे एजुकेशन। और देव राइट वे एजुकेशन का मतलब ही है कि आपको सही रास्ता दिखाना और आपको सही आपके सही एक एम तक आपको पहुंचाने का लक्ष्य है हमारा, हम सभी का, खास करके पूरी टीम का हम कह सकते हैं, जो आज बहुत ही मेहनत कर रही है। और आप प्लीज हमको सपोर्ट करिए, बदले में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा यहां से। साथ में आपकी पढ़ाई, आपके कॉन्सेप्ट एक अपर लेवल का होगा। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमको नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे, है ना। तो आज हम अपने क्लास 12th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पैरेलल क्लास 11th भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि यूनिट नंबर 3 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आप पढ़िएगा। अब हम आज आपसे बात कर लेते हैं, आप सभी लोग जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर आप मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की क्लास जो होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास है। हम आज बताएंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या वे होगा आपका पढ़ने का, और किस प्रकार से हम आपको एकदम इजी वे में एक बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाएंगे। जो आपको लगता है कि बायोलॉजी, जो लोग कहते हैं बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, दैट इज नॉट अ फेयर। ये एक सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बताया जाए तो अगर हम आपसे कहें कि आपको भी अगर ये लगता है कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आप में भी हो सकता है कि आप ऐसे टीचर से पढ़े हो जो टीचर आपको समझा नहीं पाए, ठीक है, या जिसने इस बात को कहा वो कभी बायोलॉजी को समझा ही नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अराउंड्स में, हमारे चारों तरफ जो भी एक लिविंग कह सकते हैं, लिविंग जो वर्क हो रहा है, जो हमारे इस नेचर में, जो नेचर की यह ब्यूटी है, इसमें मैक्सिमम जो रोल है वो हमारे बायोलॉजी का तो ही है। हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप के जो डेंजरस एनिमल या फिर हमारे पेट्स एनिमल्स जो होते हैं, हम उनको देखते हैं। और हम ये डाइवर्सिटी देखकर एक तरीके से हम क्या हो जाते हैं, एक कह सकते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब ये डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे कैसे आई, हम आपको बताएंगे कि इस
पूरे क्लास 12th में जो हमारा पहला यूनिट है स्टूडेंट, पहले हम अपने यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिस यूनिट में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस पूरी यूनिट में हम रिप्रोडक्शन से रिलेट करते हुए सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। एक चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम प्लांट और एनिमल्स के बेसिक जो फंडामेंटल बेसिक थ्योरीज हैं, जिसके वे पर हम, जिसके आधार पर हम, जिसके बेसिस पे हम आगे के जो 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं। आज जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हम वहां पर कंसीडर करेंगे। तो प्लीज आप इस चैप्टर को बड़े फोकस के साथ आप देखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कह सकते हैं कि 15 मार्क्स का, मे बी 10 to 15 मार्क्स का आता है, एंड आपके कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम डीएनए के लेवल पर बात करेंगे। साथ में अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे कि उस पूरी यूनिट में हम ये भी समझेंगे कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई है, यानी इस अर्थ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई है। एंड देन हमारा अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसके बाद यानी उस यूनिट के बाद, यानी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बाद हम बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा मास्टर ऑफ साइंस है। आप समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे बच्चों। आपको बिलीव नहीं होगा, आप जब पढ़िएगा उस चैप्टर को तो आपको लगेगा, यानी आप ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि सर वो चैप्टर बहुत टफ है। बट हम पूरी बायोलॉजी की बात करें, क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी की बात करें, उससे इंटरेस्टिंग चैप्टर हमको कुछ नहीं लगता है। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सारे स्टूडेंट को या सारे अदर टीचर को अलग अलग चैप्टर फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरा वो जो चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो ये पूरा यूनिट है, साथ में बायोटेक्नोलॉजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर कंपटीशन एग्जाम एंड योर नॉलेज। आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड डिजीज यूनिट आएगा, जिसमें हम हेल्थ एंड डिजीज के बारे में समझेंगे। एंड फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा लास्ट में हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो है यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें हम पूरे इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स किस प्रकार से अदर ऑर्गेनिज्म को फिनिश कर रहा, मतलब खत्म कर रहा है, साथ में हम उसको अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस आज के डेट में है, ये कोरोना वायरस क्यों नहीं इसकी वैक्सीन बन पा रही है, ये सब हमें बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा। हम तो इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट से रिलेट करके सारी टॉपिक को पढ़ेंगे। बट हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या फिर जेनेटिक्स की बात करें, ये दोनों यूनिट हमें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम ये समझेंगे कि आज कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हुआ है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस पर वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, बट इसका वैक्सीन अभी तक कोई नहीं बना पा रहा। सारे लोग कह रहे हैं कि हम 1 महीने में दे देंगे, कोई कह रहा 2 महीने में, कोई कह रहा नहीं बन पाएगा, कोई कह रहा दिसंबर तक आएगा। तो अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे हिसाब से अगर हम आपको बात करें, आपको हम बताएं, तो कोरोना वायरस के अंदर जो है आरएनए मटेरियल है, उसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है। और आरएनए में म्यूटेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मींस वो बदलता बहुत ज्यादा है। अगर आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहा होता तो उसकी वैक्सीन बन गई होती अब तक, बट आरएनए है, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। जैसे सपोज दैट कि बचपन में हम लोग एक स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं कह सकते, पोएम पढ़ते थे, हिंदी में थी। 2 लाइन हम आपसे बताते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से अब बोला, सिलवा दो मां मुझको एक ऊन का एक, जो भी है स्वेटर वगैरह की बात थी उसमें। तो मां उसकी कहती कि कैसे हम बनाएं, अब तो रोज बदलते हैं। तो सेम कंडीशन वही है। आज जो कोरोना वायरस है, अगर उसकी वैक्सीन बन भी जाती है तो उसमें पॉसिबिलिटी वो अपने आप को चेंज कर ले। अगर वो चेंज करे, कोई बदल जाएगा, जैसे चांद का कोई भी कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, उस पोएम में यही बता रहा है, क्योंकि वो रोज का रोज क्या होता है, बदल रहा होता है। सेम कंडीशन इस कोरोना वायरस की भी है, ये बदल रहा है
कभी आपने न्यूज देखते होंगे तो आप न्यूज में पता होगा आपको कि ए सिम्टोमेटिक हो चुका है, कहीं पर ये सिम्टम्स हैं, कहीं कोई साइंटिस्ट बता रहा है कि एयर में है, कोई कहते हैं नहीं ड्रॉपलेट्स में है, केवल यानी जो हमारा ड्रॉपलेट्स होता है जो हम बात करते हैं निकलता है या छींक से या खांसने से उसमें है। तो अभी तक तो इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो वैक्सीन बनना अभी पॉसिबल नहीं है। देखो कब तक बन सकता है लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। साइंटिस्ट लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो बनेगा। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप घर में ही रहिएगा, घर से बाहर मत जाइएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी आज की बकवास वाली बातें। बकवास नहीं थी, थोड़ी बहुत नॉलेज वाली बातें थी, आप लोगों को पता होगा और अच्छे तरीके से आप लोग सुने होंगे मेरी बातों को। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन ही होगा मैक्सिमम। एक दो टॉपिक भी पढ़ेंगे हम बच्चों, ऐसी बात नहीं है, टॉपिक भी पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो पिछले मेडिकल एग्जाम साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो प्लीज बने रहिए, मत सोचिए कि सर आज इंट्रोडक्शन है तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। नो, क्लासेस स्टार्ट होंगी आज से ही। एक दो हेडिंग हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये है कि हम समझ लेना कि क्या पढ़ना है। पहले यूनिट का हम सारा डिस्कस कर लिया, अभी बताए हम आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। बट आपका जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, है ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करें। आपका यहां पर यूनिट नंबर 5 है, जो सॉरी यूनिट नंबर ये 6 है, ठीक है। 5 यूनिट हम क्लास 11 में पढ़ लेते हैं, 6 यूनिट है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हम बॉटनी में भी रख सकते हैं और जूलॉजी में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन है। इस चैप्टर में हम कुछ प्लांट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम दोनों को इस चैप्टर को बीच में रखते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को के लिए रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में ये समझेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन दोनों टाइप को बड़े ब्रीफ से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये कि जब हम पढ़ाएं आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है NCERT। यह आपका सब कुछ है, बायोलॉजी के लिए तो सब कुछ है, चाहे आप नीट एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आपके लिए बहुत कुछ है। और हम आपके इस NCERT का ईच वर्ड, ईच हेडिंग बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप हम पर विश्वास करिए, आपको ऐसा लगेगा कि सच अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस एंड वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल, यानी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। क्योंकि हम जब आगे धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हम आपको बताएंगे। इसी के बीच में, यानी इसी यूनिट में एक चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको कई कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस चैप्टर वेरी गुड एंड वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन बींग्स। वो चैप्टर हमारे यूनिट में इंक्लूड किया गया है, इसका कोई रीजन होगा, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ह्यूमन के, वो भी हमारे नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें पता होना चाहिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। बट पहले तो हम बेस तो तैयार कर लें, जहां से हमारी समझ बढ़ेगी, जहां से हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारी समझ बढ़ेगी अगले चैप्टर को समझने के लिए। वो चैप्टर है ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कब की हो गई है, बट अब एक्चुअल हम अपनी क्लास 12 में एंट्री करते हैं। आज का दिन और समय याद कर लीजिए, सही वे में आपको सही तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। स्टूडेंट आप बिलीव करिए मुझ पर, आप मुझ पर बिलीव करिए, हम आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट, है ना, जो आपको टफ से टफ टॉपिक को हम बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे, एकदम इजी वे में। आपको लगेगा कि वाह क्या, मतलब एकदम आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ आवर न्यू चैप्टर एंड न्यू क्लास 12 एंड न्यू चैप्टर
Reproduction in organism, unit number 6. Unit reproduction. What is reproduction? In first question in all student minds, what is reproduction? चलिए समझते हैं. रिप्रोडक्शन में हेडिंग बना लेते हैं यहां पर. रिप्रोडक्शन. Ability to produce new offspring, to ensure continuity of one species. फोकस करिए इस डिफिनीशन पर. रिप्रोडक्शन क्या है पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, फिर डिफिनीशन को समझा देते हैं आपको. यानी इस अर्थ पर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, या नेचर ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है. देखिए, इस अर्थ पर कोई भी स्पीसीज हो, अगर वो लिविंग थिंग्स है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा. एक्सेप्शन की बात खत्म. एक्सेप्शन है दो एक, हम आपको बता देंगे एक्सेप्शन क्या है. बट ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सभी के सभी जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. व्हाई? बिकॉज उनकी स्पीसीज इस अर्थ पर बनी रहे, हमेशा के लिए जिंदा रहे इस अर्थ पर. नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारे लोग इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर अपनी स्पीसीज को आगे प्रोड्यूस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस इस अर्थ पर वो स्पीसीज बनी रहे. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम होता है, एक वर्क होता है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के थ्रू एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे किसी प्लांट्स की बात करें, लाइक दिस टाइम, इस समय जो है आपको पता है मैंगो या फिर अदर फ्रूट्स अगर आप खाते हैं, फ्रूट्स के सीड होते हैं, सीड उसका बेबी होता है, उस प्लांट का बेबी होता है. हम उसको कहीं पर फेंक देते हैं, वहां से उसका एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जो बाद में चल के एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है. उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक ह्यूमन बींग्स एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है. सभी लोग जानते हैं छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ वो फिर ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक समय बाद मर जाता है. लेकिन इस समय के बीच में, यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच में, उसमें एक ऐसा समय भी आता है जिसमें वो अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, मतलब अपने जैसे नए बच्चे को जन्म देता है. क्यों? वाई? स्पेशल अगर एक फैमिली की बात करें तो वो सोचता है कि हमारा परिवार चल रहा है, हमारे परिवार में वंशज आते रहें, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखें. बट नेचर ने इस सिस्टम को डेवलप किया है. समझिए बड़े ध्यान से, नेचर चाह रहा है कि जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज इस अर्थ पर बना रहे, हमेशा बना रहे इस अर्थ पर. इसलिए उसने हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के सिस्टम को डेवलप किया है, जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर ले. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, बेसिस तैयार हो रहे हैं आपके, है ना. आज की क्लास फिर से अगेन वही कर रहे हैं बच्चों कि बड़े ध्यान से, बड़े फोकस के साथ आप समझिए. और हमें यहां रटना नहीं है. अगर जिसको रटना है, जिसको समझना है कि नहीं, हाँ सर फटाफट बता दीजिए, खत्म हो जाए, तो प्लीज आप मत देखिए हमारे इस लेक्चर को. बिकॉज हम आपको सिखाने आए हैं, हम आपको पढ़ाने नहीं, सिखाने आए हैं. हमेशा याद रहे, इन्हें आपसे पूछे कोई की रिप्रोडक्शन, आप ऐसे कि रट्टा तोता की तरह कोई डिफिनेशन बोल दिए कि सर हो गया. नो, उसको समझाइए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे वह जो स्पेशल कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पर बरकरार करके रखे. कोई भी स्पीसीज इस अर्थ से गायब क्यों हो जाती है, वाई? उसका रीजन हो सकता है ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होता है. अभी क्या है, जब हम इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो समझा देंगे आपको, है ना.
यानी कि जैसे सपोज दैट कि एक डोडो, मॉरिशस में एक डोडो पक्षी थी, ठीक है, एक बर्ड्स थी, जिसको ह्यूमन बींग्स ने इतना मारा, इतना खाया कि वो पूरा का पूरा इस अर्थ से क्या हो चुकी, विलुप्त हो गई। तो एक तरीके से क्या हुआ, हम उसको मार रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको कोई जीव मार रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म उसको क्या, उससे डेंजरस कोई ऑर्गेनिज्म उसको खत्म कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए और इस पृथ्वी से, इस अर्थ से खत्म हो जाए। बट नेचर में हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है उसके लाइफ में जिससे वो अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को अर्थ दे देता है। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को सीख लेते हैं। रिप्रोडक्शन यानी व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वन स्पीसीज। ये लिखा है कि ऐसी एबिलिटी जिससे एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, यानी एक ऐसी क्षमता जिससे एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, और ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और जो इंश्योर करता है कि कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पर रहेगी या नहीं रहेगी या बरकरार रहेगी। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर कंटिन्यूअस क्या होता है, बना रहता है। आई थिंक यू आर well understood in this topic, reproduction, why important या what is reproduction। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और आप इसका जवाब दे पाएंगे। मैं पूरा श्योर हूं कि आप अब दे पाएंगे इसका जवाब। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बहुत ही सिंपल है। आप कहेंगे सर ये 2 लाइन तो आप पहले बता सकते थे, अभी इतना क्यों बेस बनाए हैं आप? बिल्कुल, हम आपको विजुलाइज कराना चाहते थे, हम आपको बताना चाहते थे कि हम एक थ्योरी के थ्रू, बोर्ड पे लिखे वर्ड के थ्रू हम आपको क्लियर नहीं कराना चाहते हैं। हम अपने अराउंड में विजुअल करें, बैठे हो आप हमारे इस अपने मोबाइल में देख रहे हो या अपने लैपटॉप में देख रहे हो हमको, तो आप विजुअल कर पाए कि हाँ यार एक कोई प्लांट है, प्लांट का जब सीड गिरता तो उससे नया एक प्लांट बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई ग्रास है तो उसका भी होता है, कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड्स है, सबका ऐसा होता है। तो ये सिस्टम क्यों है, इसका रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि कोई भी स्पीसीज यानी नेचर चाहता है कि इस अर्थ पर जो स्पीसीज है, कोई भी एक स्पीसीज है, वो इस प्रोसेस से होकर गुजरे और गुजर कर मतलब कि रिप्रोडक्शन करे, जिससे वो नया ऑफस्प्रिंग को बनाए रखे, यानी उसकी स्पीसीज इस अर्थ पर बनी रहे। अभी भी हमने बताया कि एक ह्यूमन बींग्स है, वो सोचता है कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए मतलब हमारे बच्चे हों। लेकिन अब सोचिए ऐसा पूरा ह्यूमन बींग, पूरा संसार चाहता है, और इस प्रकार से आज इस अर्थ पर ह्यूमन बींग की जो स्पीसीज प्रेजेंट है, अगर कोई स्पीसीज अगर ये चाहे, हाँ, लेकिन ये है एक पॉइंट यहां पर और बता देते हैं कि रिप्रोडक्शन ये श्योर नहीं करता कि कोई, जैसे ये नहीं कि कोई रिप्रोडक्शन नहीं मतलब कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है और नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन ये श्योर नहीं करता है कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। क्यों? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जो मेल बी होता है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता। म्यूल एक वर्ड आता है जो खच्चर कहते हैं उसको हिंदी में, वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कुछ ह्यूमन बींग में कुछ फैमिली ऐसी होती है जहां पर बच्चे जन्म नहीं लेते या वो फिर जन्म देना भी नहीं चाहते हैं। या फिर किन्नर की बात कर ले, किन्नर आपको पता है ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या वो लिविंग है? लिविंग नहीं है, सारे लिविंग है। यानी रिप्रोड्यूस जो है, रिप्रोडक्शन एक जो प्रोसेस है, वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स में, ये डन है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कंसंट्रेट होकर सुनिए मेरी बातों को, ठीक है। चलिए, मेरा मार्कर गिर गया है फिर से, अब देखते हैं। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी लोगों को, है ना? तो चलिए अब हम अपने पेज को, यानी कि आप इस रिप्रोडक्शन यूनिट वाले पेज को आप पढ़ते तो आप अपने एनसीईआरटी में आप अपने अगले पेज को पलट लीजिए, ठीक है, और अपना नोट्स साथ में बनाते रहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या कर लीजिए, आप लोग राइट कर लीजिए बॉक्स में या फिर कहीं पर भी। अगले पेज को जब पलटेंगे आपको तो एक साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, उनका नाम हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। पंचानन माहेश्वरी एक भारतीय साइंटिस्ट हैं, एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बॉटनी में बहुत ही ज्यादा
ये बॉटनिस्ट थे, यानी बॉटनी में बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमारे इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो साइंस में बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं, और मे बी आप में से भी कोई हो सकता है, जरूर हो सकता है, हमें पूरा विश्वास है आप आगे जाकर साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर अदर फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो पंचानंद माहेश्वरी ने क्या किया था, इनका नाम हम क्यों पढ़ते हैं? हर यूनिट के बच्चों हम क्लियर कर देते हैं, हर यूनिट के बाद एक साइंटिस्ट का नाम होगा और उन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, उनके काम को याद रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पंचानंद माहेश्वरी ने जो काम किया था, इन्होंने किया था एम्ब्रियोलॉजी पर। ठीक है, फर्स्ट वर्क है इनका। सेकेंड, इन्होंने काम किया था टिश्यू कल्चर पर। थर्ड है इनका टेस्ट ट्यूब रिप्रोडक्शन, टेस्ट ट्यूब रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ इज इनका है इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उस पेज पर लिखा होगा, आपको याद होना चाहिए। पंचानंद माहेश्वरी, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है, एम्ब्रियोलॉजी इनका याद कर लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब रिप्रोडक्शन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे ज्यादा जो है वो टेस्ट ट्यूब रिप्रोडक्शन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में डायरेक्टली कि टेस्ट ट्यूब रिप्रोडक्शन को किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया, किस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सॉरी, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन है, आई एम सॉरी, आप यहां पर फर्टिलाइजेशन लिखेंगे। फर्टिलाइजेशन जो कि एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है। फर्टिलाइजेशन मींस होता है ये रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जब दो गैमेट क्या होते हैं, मीट करते हैं, तो रिप्रोडक्शन ही होता है। तो रिप्रोडक्शन भी आ सकता है एग्जाम में, बट आप फर्टिलाइजेशन वहां पर याद रखिएगा। पंचानंद माहेश्वरी मतलब कि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी, टिश्यू कल्चर, यानी कि इन्होंने आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर, इमैच्योर एम्ब्रियोलॉजी पर वर्क किया है। फिर से इन्होंने आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर एम्ब्रियोलॉजी पर वर्क किया है, यानी कि इमैच्योर, सॉरी, आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर इमैच्योर एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था और उसका टिश्यू कल्चर किया इन्होंने। किसने? पंचानंद माहेश्वरी ने। इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन किया है। टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, यानी कि जो फैमिली अपने बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है उसके लिए एक ऐसी विधि भी है जिससे वो बर्थ मतलब ले सकता है, मतलब जो फैमिली है वो उसके यहां बच्चा जन्म ले सकता है। और हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आपको एक एक करके हम पढ़ाएंगे। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, यानी कि इसमें इन्होंने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर भी वर्क किया है। दैट मीन्स पॉलिनेशन मतलब वर्ड आ गया प्लांट में, और इंट्रा ओवेरियन का मतलब हो गया कि ओवरी के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन करवाया गया है। तो पंचानंद माहेश्वरी का एक मेन जो मोटो था वो कह सकते हैं यहां पर एम्ब्रियोलॉजी पर और टेस्ट ट्यूब बेबी पर मेनली फोकस था इन्होंने, यानी कि एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, इस पर इन्होंने वर्क किया, इसलिए हम पंचानंद माहेश्वरी का नाम पढ़ते हैं। तो प्लीज आप इन 4 पॉइंट्स को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन में इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन की प्रोसेस को, यानी जैसे एनिमल में उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और प्लांट में इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर जब वर्क किया तो पूरा विश्व दंग रह गया, और इसलिए पूरे विश्व में इनका नाम पढ़ा जाता है ना। आप अमेरिका की भी बुक में पढ़ेंगे, चाइना के भी बुक में पढ़ेंगे, तो आपको पंचानंद माहेश्वरी का नाम मिलेगा स्टूडेंट, है ना। आप कहीं भी पढ़िए, क्लास 12 की बायोलॉजी सेम ही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब पर फर्टिलाइजेशन पर जो पंचानंद माहेश्वरी ने वर्क किया है तो दूसरे देश में कुछ दूसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में दूसरा पढ़ाया जाता है, नो, आप सेम हर जगह पढ़ते हैं और सेम चीजें हैं, कहीं भी पढ़िए आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो, है ना। तो ये तो रहा हमारे यूनिट की स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा चैप्टर, अपने चैप्टर फर्स्ट पर आइए, क्या है लिखा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और उस चैप्टर फर्स्ट में एक हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम इरेज कर देते, चलिए।
सी है हमारी लाइफ स्पान। व्हाट इज लाइफ स्पान? बताइए लाइफ स्पान क्या है। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। लाइफ स्पान को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। The period from birth to natural death of an organism are called लाइफ स्पान। स्टूडेंट फोकस करिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्या लिखा है यहां पर? लाइफ स्पान। क्या है लाइफ स्पान? तो देखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ स्पान। यानी कि एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जो किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ के बीच का होता है, उसी को हम लाइफ स्पान कहते हैं। और एक कई बार 1 नंबर का पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज लाइफ स्पान? आप लोग बताइए क्या होगा कि आप एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग? बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ एक लाइन का आंसर है। और ये जो बीच में इतना बड़ा गैप दिया है, इस बीच में वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है और भी मैक्सिमम वर्क करता है, और फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ठीक है, लाइफ स्पान मीन्स क्या? हमने क्या बताया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है, यानी ये बर्थ और ये नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना पूरा वर्क करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पान कहा जाता है। आर यू क्लियर? सब कुछ क्लियर है? आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या हमने बोला? बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टोटल समय है, उसी को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पान कहा जाता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पान अलग हो सकता है कि ह्यूमन बींग जो है वो 60-70 साल में मरते हैं, है ना? एक एवरेज बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंगो ट्रीज का अलग हो सकता है, जो धान होता है हमारा पैडी, उसका अलग हो सकता है, व्हीट का अलग हो सकता है, मैंगो का अलग हो सकता है, गाय का अलग हो सकता है, पैरेट का अलग हो सकता है, बर्ड्स का अलग हो सकता है। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जीवों का जो जीवन चक्र है वो अलग अलग होता है। क्या क्या होता है इसके बारे में हम बताएं। पीछे आपके एनसीईआरटी पेज को ओपन करिएगा प्लीज, और वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान एनसीईआरटी ने दिए हैं और कुछ आपको सर्च करने के लिए, लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि वो कहां पर है। आप एनसीईआरटी का पेज ये ओपन कर लीजिए, इस पेज पर आ जाइए, और इस पेज पर आने के बाद आपको कुछ एनिमल्स के लाइफ स्पान दिए गए हैं, मतलब ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, और कुछ के नहीं है जो आपको फिलअप करने हैं। हम बोल देते हैं, आप लोग फिल कर लीजिएगा। एलिफेंट का लाइफ स्पान क्या है? 65 to 90 ईयर्स। और उसके बाद रोज है, उसका है 5 to 7 ईयर। डॉग का फिल कर लीजिए 15 to 20 ईयर्स। और उसके बाद बटरफ्लाई का दिया है, क्रो का भी दिया है। उसके बाद बनाना ट्री का है 10 to 15 मंथ। ठीक है, और उसके बाद काऊ का है आपका 25 to 30 ईयर। और पैरेट का दिया है 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल का है 60 ईयर्स। और हॉर्स का है 30 to 40 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का है 30 to 50 डेज, या फिर 40 to 50 डेज लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 40 to 50 डेज। एंड राइस प्लांट, आपको पता है राइस प्लांट 3 to 4 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ना, तो 3 to 4 मंथ आप लिख लीजिए वहां पर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 100 to 120 डेज। ठीक, और उसके बाद आगे लिखेंगे आप टोटोइस का है
100 to 150 100 ईयर्स वो ऑलरेडी प्रिंटेड है, और बनियान ट्री का है 200 ईयर्स। तो स्टूडेंट अगर आप स्लो लिखे हैं तो प्लीज वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और फिर से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को हमने बता दिया है हर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ। तो स्टूडेंट आप लोगों को सारे लाइफ स्पान हमने आपको बता दिया, आप लोगों ने अच्छे तरीके से राइट भी कर लिया होगा। और आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और क्लास कैसी लगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।